ये दलित नेताओं का योगदान ये है, कोई नौकरी नहीं है, कोई नेशनल पॉलिसी नहीं है, कोई इंटरवेंशन नहीं है, चुपचाप बैठे खाली चुनाव लड़ेंगे, हुक्का राम बनेंगे। हमको कहता है कि मैं इसका दलाल हूँ, उसका दलाल हूँ, कभी मेरे से अभी देखा नहीं, मेरा स्टाइल देखा नहीं है। ऐसे ऐसे नेता आते हैं ना, सैल्यूट मारते हैं इधर। किसी को सीए नहीं बनना है, किसी को हिस्टोरियन नहीं बनना है, किसी को वकील नहीं बनना है। वकील सबको देखिए जिनको अंग्रेजी बोल के जाके सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करके हाई कोर्ट का जज बनना चाहिए, वो भी झंडा लेके रोड पे कूद रहा है। सारे हमारे दलित समाज ने अफीम चाट लिया है। जो आता है बिजनेस जो कर रहा है उसको भी नेता बनना है, जो टैक्सी चला रहा है उसको भी नेता बनना है। तो आपके पास ना कोई एजेंडा है, ना मैनिफेस्टो है, खाली सबको बता दें प्रधानमंत्री बनना है। अरे प्रधानमंत्री बनोगे 272 सीट लाओगे तभी ना। और आरएसएस और बीजेपी कोट टाई पहन के घूम रहे हो ना, अभी टाई रहने देगी, ठीक है, और नीचे से पैंट उतार देगी पूरा। सारे नौकरी छीन रहा है, सारे प्राइवेटाइजेशन कर रहा है। पागल सबको दिख नहीं रहा है। आरएसएस आया था शंख बजाते हुए, एक बार बना दिया, उसके बाद वो अपना शंख जो है ना इधर घुमा लिया वाला, चलो ओरिजिनल घर में, तो सब चले गए आरएसएस में। अरे भाई सारे दलित इस देश के मिल जाओगे ना, सारे दलित में कह रहा हूँ, जो कि जात जात के पार्टी बनाए हुए, तब भी 10-20 MP जितवा पाओगे, नहीं जितवा पाओगे इसमें डाउट है। अब बीएसपी एक पार्टी है भाई, चुनाव तो लड़ेगी ही, चुनाव तो लड़ेगी ही। अब सवाल है, चुनौती कांग्रेस के सामने था ना। कितने कांग्रेस के प्रवक्ता को आप बोलते देखें, उसके अंदर भी एक का संघी बैठा हुआ है, कांग्रेस के अंदर संघी बैठा हुआ है। इस समाज को, दलित समाज को वाकई अगर मुक्ति चाहिए अपनी, और अपने हक हकूक को बचाना है, इज्जत स्वाभिमान को बचाना है, तो नेताओं के चक्कर में न पड़ना चाहिए। काशीराम जी आंदोलन नहीं करते थे? बिल्कुल करते। बाबा साहब नहीं करते थे? तो जो समाज FIR केस जेल जाने से डरेगा, उसको आज़ादी कभी मिलेगी? नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं बोल 85 और अम्बेडकर नामा की संयुक्त पेशकश। मेरे साथ प्रोफेसर रतनलाल साहब खड़े हैं और बातचीत करेंगे कल 3 तारीख में जो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना का चुनाव परिणाम आया है। चौंका देने वाला है। बहुजन समाज पार्टी के तमाम बड़े नेताओं को, पदाधिकारियों को उम्मीद थी कि तेलंगाना में तो पक्का सरकार बनेगी और मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी। लेकिन हुआ उल्टा, और उल्टा इतना हुआ कि जितना वोट बैंक पिछली बार छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी को मिला था, उसमें भी कमी हो गई है। यानी उतना वोट भी बसपा को नहीं मिला है। मैं वो भी बताऊंगा पिछली बार कितना वोट मिला था और अब कितना वोट मिला है। और लेकिन कारण पूछेंगे प्रोफेसर साहब से, क्योंकि वो राजनीति चाहे कांग्रेस की हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी की हो, चाहे समाजवादी पार्टी की हो, आरजेडी की हो, जो नॉन बीजेपी पार्टी राजनीतिक दल है, उन पर अच्छा खासा उनकी जानकारी, उनका विश्लेषण है। सर कैसे देखते हैं? लोग तो कह रहे थे तेलंगाना में RS प्रवीण के नेतृत्व में सरकार बन रही है, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में बसपा के बिना सरकार नहीं बन रही है। बहन जी ने कहा था इस बार हम सरकार में शामिल होंगे, लेकिन शामिल तो छोड़ो, यहाँ तो दूर दूर तक सीटें नजर नहीं आ रही हैं, वोट ऑफ परसेंटेज भी गिर गया। हम तो सोच रहे थे 2-3 राज्य में मुख्यमंत्री बनेगा, तो सरकार क्या, मेरी उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री बना ले। देखिए ऐसा है, ख्वाब देखने में पैसा लगता है, कोई ख्वाब देखने में कोई पैसा नहीं लगता है। और जो समाज अफीम का नशा करके राजनीति करता हो, अफीम चाट के, तो उसको ऐसे ही लगता है कि सब कुछ एकदम कोई बल्ले बल्ले है। कैसे कोई कैलकुलेशन, कोई साइकोलॉजिस्ट आया, कोई रिसर्च किया, सोशल कॉम्पोजिशन में कौन सेगमेंट किसके साथ वोट दे रहा है, कोई रिसर्च था? रिसर्च था? कोई सीरियस था चुनाव को लेकर? नहीं सीरियस थे। आकाश आनंद जी तीनों राज्यों में पिछले 4 साल से लगे हुए थे, युवाओं का फेस बन रहे थे। लोग कह रहे थे कि आकाश आनंद जी के नेतृत्व में बसपा आगे बढ़ रही है। ऐसा है, कहने सोचने में तो फ्री है ना, लोकशाही है। राजनीति बहुत ही गंभीर काम है। तो वो क्या कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, उनके वोटर ने उनको जवाब दे दिया ना, हमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। देखिए वोटर बहुत स्मार्ट होता है, ठीक है। ये मैं एक पॉलिटिकल समझ रखता हूँ, मैं एक पॉलिटिकल आदमी हूँ, ठीक है। किसी पार्टी का सदस्य नहीं हूँ, लेकिन पार्टी का सदस्य होना जरूरी नहीं है पॉलिटिकल होने के लिए। वोटर उसी के साथ रहता है जो कम से कम रेस में होता है, रेस में होता है, जो जिससे संभावना बनती है कि हो सकता है कि ये जो है ना सरकार में आ जाए, चाहे एक मेजर ऑपोजिशन बने, तब किसी भी पार्टी का वोटर उसके साथ रहता है। लेकिन एक बार जब डाउनफॉल शुरू होता है ना, तो फिर ऐसे नहीं जाता है राजनीति में, कभी ऐसे नहीं होता है ना। होता है तो फिर क्रमशः नीचे आते जाता है। तो जो आपका मेन जो केंद्र है वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में लगातार डाउनफॉल हो रहा है। आप विधानसभा में 1 सीट जीते, और वो भी जो जीते बलिया के हैं, वो बाबू साहब हैं, उमा शंकर साहब। हाँ, तो अपने बल पे कहते हैं कि वो तो बड़े आदमी हैं, रसोड़ा से अपने बल पे जीते। तो बाकी जगह आप सीरियस नहीं थे ना। और
तो जब सीरियस नहीं है तो ये समझना कि हम सरकार बना लेंगे, जब बच्चों का खेल है क्या। तो सर सवाल तो वहीं खड़ा होता है ना कि भी जो एक समय पर 8 से 9% बसपा के पास में वोट हुआ करता था। पिछली बार भी अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 6 सीटें आई थी, 4% वोट था, और अब 2% पे आ गया। हाँ हाँ सर, और इस बार जो है वो 190 सीट लड़े, 2 सीट आई और 1.8% वोट मिला है। हाँ 2% वही, 2% से भी कम है, मतलब आधा रह गया। तो भाई ऐसा है, जिस पार्टी का नेता सीरियस होगा ना, उसी का पार्टी फलता फूलता है। जब नेता ही सीरियस नहीं होगा तो पार्टी कहाँ से फले फूलेगी। समझ रहे हैं मेरी बात। तो नेता ही सीरियस नहीं है, कोई नेता जब खुलेआम कहने लगे अपने कार्यकर्ताओं से कि कोई आंदोलन नहीं करना है, आंदोलन करोगे तो FIR हो जाएगा, तो FIR हो जाएगा तो नौकरी नहीं मिलेगी, तो पहले उनको बताना चाहिए कितने लाख नौकरी आ रहा है, कितने लाख नौकरियां आ रही है, ये तो बताना चाहिए था ना। कांशीराम जी आंदोलन नहीं करते थे, बिल्कुल करते, बाबा साहब नहीं करते थे। तो जो समाज FIR केस जेल जाने से डरेगा उसको आज़ादी कभी मिलेगी? नहीं मिलेगी ना। जब सारा कुछ निजीकरण हो रहा है, सब कुछ बिक रहा है, और बसपा के शासनकाल में भी चीनी मिल बिके हुआ, समझ गए मैंने? हाँ, निजी हाथों में बिके ना। तो जो खुद ही निजीकरण कर रहा है, खुद ही बेच रहा है, निजीकरण के दर्शन को पूरा समर्थन कर रहा है, तो नौकरी की बात क्यों कर रहा है? इस समाज को, दलित समाज को वाकई अगर मुक्ति चाहिए अपनी, और अपने हक हकूक़ को बचाना है, इज्जत स्वाभिमान को बचाना है, तो नेताओं के चक्कर में न पड़ना चाहिए। उनको अपना सोशल एजेंडा सेट करना चाहिए। हर जिला में लोग सामाजिक संगठन इकट्ठा करें, बोले भाई हमारे एजेंडा को जो पुश करेगा, आगे बढ़ाएगा, उसी को वोट देना है। सरेंडर कर जाएगी पार्टी सब। अब तो दलित का वोट का कोई कीमत ही नहीं है, कोई वोट भी नहीं मांगता है। वो जानता है कि इसको वोट देना है, उसको वोट देना है, बोला उसको उधर ही जाने दो। उसमें से कुछ जो है ना 2-4-10 रुपए देके कुछ को अपने मिला लेता है, उससे गले भी मिल लेगा। जो एक समय था कांग्रेस के समय पर, आपने देखा, आपने बेहतर देखा, आपके दौर की में रहा वो कि दलितों की वोट की कीमत होती थी। उनके लिए पार्टी जो कांग्रेस जितने समय तक उसने रूल किया, उसमें वो एक बताती थी कि हमको ये करना, दलितों के लिए SC ST एक्ट लेकर के तमाम चीज़ें रहीं। तो आजकल दलितों, अब जैसे छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश की जो बात अगर हम करें, तो फिर दलितों का वोट बसपा को भी नहीं मिला तो गया कहाँ? फिर सवाल ये भी खड़ा होता है। वो तो कांग्रेस हो गया है, कांग्रेस हो गया है। नहीं, आप ही कह रहे हैं कि कांग्रेस को गया तो फिर कांग्रेस की सरकार भी नहीं बनी। नहीं, तो वो उसका कारण दूसरा है ना। हाँ। मुसलमान और दलित का वोट बल्क में गया है कांग्रेस को, बल्क में। पूरा चारों स्टेट का आप आंकड़ा उठा लीजिए, 40% से कम कहीं वोट नहीं है। 39% तेलंगाना में है, और राजस्थान में 39 कुछ है, और बीजेपी को शायद 41% मिला है, मतलब 0.5% का अंतर है। यही है। तो आखिर अपर कास्ट बीजेपी को वोट दे रहा है, बैकवर्ड में बल्क बीजेपी को वोट जा रहा है। तो आखिर जिस पार्टी का ब्लॉक लेवल तक संगठन नहीं हो, कार्यकर्ता नहीं हो, कांग्रेस का कोई ऑफिस चलता है देखें ढंग से, जहाँ पे संगठन जैसे RSS बीजेपी का ना संगठन है, हर पार्टी ऑफिस दफ्तर है, वहाँ लोग बैठते हैं, वहाँ पे चाय पीते हैं, अखबार पढ़ते हैं, एजेंडा सेट करते हैं। तो रोड से लोग जाता है तो देखता है 100 आदमी बैठा हुआ है यहाँ पर, तो कुछ चल रहा होगा, तो उसका इम्पैक्ट होता है। कांग्रेस में ऐसा कुछ नहीं है। बावजूद इसके आपसी गुटबंदी है ना। सचिन पायलट को लेकर के और कई नाम लीजिए। छत्तीसगढ़ में देखिए ना, भूपेश बघेल और एक क्या नाम है, लोकल नेता है वहाँ पर कई, जो जिनमें तनातनी रहती है। हाँ, इतनी गुटबंदी के बावजूद और एजेंडा की स्पष्टता का अभाव, जैसे राहुल गांधी खड़गे साहब कह रहे हैं कि हम सोशल जस्टिस पे बात करेंगे, हम जाति जनगणना कराएंगे। कितने कांग्रेस के प्रवक्ता को आप बोलते देखें, उसके अंदर भी एक का संघी बैठा हुआ है, कांग्रेस के अंदर संघी बैठा हुआ है, जो उसको फिल्टर डाउन करके नीचे तक नहीं ले जा रहा है अपने नेता के आइडिया को। इस सब चुनौतियों के बावजूद मैं कह रहा हूँ कांग्रेस को 40% वोट मिल रहा है, मतलब 100 वोट में 40%, तो कहाँ से वोट आ रहा है? मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो शेड्यूल कास्ट का और मुस्लिम का वोट है, थोड़ा बहुत मोस्ट बैकवर्ड, वो गया है, वो जा रहा है, जा रहा है। जो आप बात करें कि जाति का जनगणना की बात कही, सोशल जस्टिस की बात कही मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने, राहुल गांधी ने कही, तो जाति का जनगणना होगी तो सबसे ज्यादा फायदा तो ओबीसी को होगा। तो ओबीसी इस बात को क्यों नहीं समझ रहा है? नेता बोल रहा है ना, वही कहा कि संगठन अगर होता, जैसे अशोक गहलोत ने बहुत सारे जन कल्याण के काम किए, बाद में आपने देखे करोड़ों रुपए उन्होंने पोस्टर पे खर्चा किया, विज्ञापन पे। अगर ब्लॉक स्तर पे ऑफिस होता, सब एक्टिव होता, एक्टिव ऑफिस की बात कर रहा हूँ, तो जाके आप जनता के बीच जाते, उसके पास बात पहुंचाते, उसको बूथ पे लेके आते। हर पार्टी के बड़े बड़े नेता, उनका घर ही उनका ऑफिस बना हुआ है। पार्टी ऑफिस का एक प्रोटोकॉल होता है। ये सबसे बेहतर काम RSS बीजेपी वाला कर रहा है। जाके देखिए हर जिला में उनके बड़े बड़े ऑफिस बन गए हैं,
नहीं, कुछ लोग सर ये भी कह रहे हैं कि अगर बहुजन समाज पार्टी ये 2-3%, 3% वोट नहीं काटती, यही वोट कांग्रेस को प्लस हो जाता तो कांग्रेस की सरकार बन जाती। ना तो ऐसा है ना, बीएसपी एक पार्टी है भाई, चुनाव तो लड़ेगी ही, चुनाव तो लड़ेगी ही। अब सवाल है, चुनौती कांग्रेस के सामने था ना, अहंकार भी है। जैसे मैंने अभी पता किया, राजस्थान में वो जो ट्राइबल पार्टी 3 सीट जीता है, और एक मध्य प्रदेश में भी शायद जीता है। हाँ, एक मध्य प्रदेश। हाँ, चार जीते। पहले उस पार्टी ने कांग्रेस को अप्रोच किया था कि हम गठबंधन करना चाहते हैं, ठीक, तो गठबंधन इन्होंने मना कर दिया, और बाद में जब स्थिति खराब होने लगी तब वो कहे कि अब गठबंधन करेंगे। अगर उस ट्राइबल पार्टी से ही गठबंधन, बार बार आप देख लीजिए, हम हर समय गठबंधन की बात कर रहे हैं। हाँ। सोशल गठबंधन और पॉलिटिकल गठबंधन, कोई पार्टी अकेले नहीं जीत सकती है। तो अगर उस पार्टी से अगर समझौता कर लिए रहते तो आसानी से सरकार बन गई होती। मतलब कहीं ना कहीं बसपा और वो जो ट्राइबल्स की पार्टी है वो, और कांग्रेस, अगर कांग्रेस ने बड़ा दिल दिखाया होता, बड़ा दिल दिखाया था, अखिलेश यादव 6 सीट मांग रहा था, उसी को 6 सीट दे दिया था। बसपा तो करे हम अकेले लड़ेंगे हर जगह। नहीं, बसपा ने भी ये कहा कि अगर हमको हमारी जितनी हिस्सेदारी बनती है कांग्रेस उतना हिस्सा नहीं देती है। नहीं, वो तो सीधा बार बार घोषणा हो रहा है कि लोकसभा भी अकेले लड़ेंगे, सब अकेले लड़ेंगे। उनको अकेले ही लड़ना चाहिए, अकेले ही पूरी हुकूमत बनाना चाहिए, पूरे देश पे एकदम हुक्मरान बनना चाहिए। पीएम और डिफेंस मिनिस्टर, एचआरडी मिनिस्टर सब बनाना चाहिए उनको। आप सोशल मीडिया पर अब नहीं देखते हम लोग जो बोल रहे हैं उस, अरे भाई सारे दलित इस देश के मिल जाओगे ना, सारे दलित में कह रहा हूँ, जो कि जात जात के पार्टी बनाए हुए हो, तब भी 10-20 MP जितवा पाओगे, नहीं जितवा पाओगे, इसमें डाउट है। बड़ी बात कह रहे हैं सर। जब तक सामाजिक गठबंधन नहीं होगा, अगर बसपा 5 साल वहां सरकार चलाई तो ब्राह्मण शंख बजाते हुए आया था, आरएसएस आया था शंख बजाते हुए, ब्राह्मण आरएसएस आया था शंख बजाते हुए। एक बार बना दिया, उसके बाद वो अपना शंख जो है ना इधर घुमा लिया, वाला चलो ओरिजिनल घर में, तो सब चले गए आरएसएस में। तो अब काहे नहीं बन रही सामाजिक गठबंधन? नेचुरल तो ये है, बाबा साहब ने लखनऊ में ही कहा था, लखनऊ अप्रैल 1948 का भाषण है। ये सब कमेंट पढ़िए। हम लोग तो मूवमेंट चलाते हैं, ये लोग मूवमेंट चलाता है, मूवमेंट चलाता है, हुक्मरान बनेगा। वही कहा था कि भाई दलित और पिछड़े में रोटी बेटी का संबंध हो ना हो, हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। खाना साथ खाए नहीं खाए हमें इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन अपने राजनीतिक इंटरेस्ट को देख के क्या कारण है कि लोग समझौता नहीं कर सकता है? अगर कर लेगा तो सरकार चलाएगा। इतना भी नहीं पड़ता है, खाली दलित अपने बल पे कितना जगह सरकार बना सकता है, ट्राइबल बना सकता है। ट्राइबल का कुछ राज्य हैं जहां ट्राइबल डेंस पॉपुलेशन है, झारखंड में है या नॉर्थ ईस्ट में है, लेकिन दलितों में तो हर गांव में एक दक्षिण अफ्रीका है, छोटा छोटा एक दक्षिण टोला है, जिसमें 10-20 घर दलित लोग होते हैं। वो कहे कि हम सरकार बना लेंगे, तो ये समझ रहे हैं ना आप, एकदम तीर मार रहे हैं कहाँ, अंधेरे में। भाई हमारी दिलचस्पी ये है कि पिछले 70 साल में जो भी मिला दलितों को उसी समय मिला, और आरएसएस और बीजेपी कोट टाई पहन के घूम रहे हो ना, अभी टाई रहने देगी, ठीक है, और नीचे से पैंट उतार देगी पूरा, सारे नौकरी छीन रहा है, सारे प्राइवेटाइजेशन कर रहा है। पागल सबको दिख नहीं रहा है? तो सर एक चीज आपने कहेगा कि निजीकरण तो कांग्रेस ने लाया था। उस समय का संदर्भ पता है? लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का मामला था। उस समय सोना कितना कहाँ गिरवी गया था चंद्रशेखर के जमाने में, पता है? अगर आया भी तो उस समय कांग्रेस ने बेचा कुछ नहीं, बेचा जो है ये अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार ने शुरू किया बेचना, जिसमें डिसइन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्री बनाई गई थी। ठीक है, अरुण सौरी वर्शिपिंग फॉल्स गॉड, तो उस समय बनी, तो उस समय से इनकी बिकाई शुरू हुई। तब भी कहता है कि दोनों एक ही है। और अब तो मोदी जी एकदम बुलेट ट्रेन के रफ्तार से सब बेच रहे हैं, और जब बिक रहा है तो उसका सबसे ज्यादा मार्क इस पे बनेगा। हमारी दिलचस्पी नौकरियां सुरक्षित करने में है, पढ़ाई लिखाई स्वास्थ्य सुरक्षित करने में है। दलित, मैं बार बार कह रहा हूँ, दलित की एक वोट की कोई कीमत नहीं रहा। अब जाएंगे सब जगह चुनाव लड़ेंगे, 2 MLA जितवाएंगे, अब पूरे प्रदेश का जो है ना दलित पिटाता है। लोग समझते हैं दूसरे पार्टी वाले ही तो हमारा वोट ही नहीं देता है, तो जाने दो, जो होगा सो होने दो। भाई निजीकरण जब शुरू हुआ उस समय याद होगा कि अटल जी की सरकार 1 वोट से गिरी थी। उस समय बीएसपी के कई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, मुझे ध्यान 3 थे। अगर आरएसएस बीजेपी के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश का सरकार चलाना था तो क्या बुरा था कि अटल बिहारी वाजपेयी को समर्थन देके और कहते कि हम निजी क्षेत्र में आरक्षण घोषणा करो।
जितने सरकारी बैकलॉग वो घोषणा करो। ये काम उस समय किया जा सकता था। किया जा सकता था ना कि हम सरकार आपका चला देंगे, लेकिन ये सब घोषणा करो। नहीं सर, ऐसे तो 10 साल तक मनमोहन सिंह सरकार को बाहर से समर्थन दिया गया। वही मैं कह रहा हूँ, लेकिन किसी को मंत्री बनने दिया गया क्यों? बीएसपी बताए कि जब आप सेंटर में समर्थन दे रहे थे कांग्रेस को, तो अपने 2-4 लोगों को मिनिस्टर बनवाते, कुछ मांगे मनवाते, कुछ पॉलिसी डिसाइड करवाते कि ये हमारा पॉलिसी है, इसको लागू कीजिए। कोई है, कोई ऐसा इतिहास है? खाली यूपी में बन गए तो भाई बसपा से यूपी के 10 लोगों का भला हुआ होगा, पूरे देश का दलित का क्या? नौकरियां खत्म हो रही, कितना अच्छा। मान लो कार्यकर्ता आंदोलन, नेता तो आंदोलन करेगा ना, सड़क पे आएगा ना। बीजेपी वाले जब अपोजिशन में रहते हैं तो आंदोलन करते हैं ना। बिल्कुल। तो आपको आंदोलन करने से कोई डरा रहा है क्या? आरएसएस वाले डरवा रहे हैं, बीजेपी वाले डरवा रहे हैं। अपने पूरे कार्यकर्ता के खून को आप ठंडा कर रहे हैं। 2 चीज़ें निकल कर गई सर। अभी आपने कहा कि कांग्रेस अगर हारी है छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में, तो अहंकार में हारी है। ग्राउंड अहंकार है, आपसी टकराव है, संगठन नहीं है, गुटबाजी है। और जो काम कर रहे हैं उसको संगठन रहता था, काम जनता तक पहुंचा। जैसे 5 किलो अनाज दे रहा है सरकार, तो उसका कार्यकर्ता घर घर जाके सबका नाम नोट करते हैं, ये इसको दिया गया था, बोले उसको लेके बूथ तक जाते हैं। ये लोग हवा में समझते हैं कि खाली बोल देंगे मोहब्बत की दुकान, ठीक है, लेकिन मोहब्बत की दुकान खाली कहने से वोटर नहीं आएगा। और ये जीते जीते हार गया। भाई चंद्रशेखर भी चुनाव लड़ेगा, ये भी तो ओपन कंपटीशन है ना। आईएएस का एग्जाम देते तो ओपन कंपटीशन होता है ना, उसमें थोड़े ये खाली जाटव आईएएस बनेगा, खटिक नहीं बनेगा, और पासवान बनेगा, और ये नहीं बनेगा, तो सबके लिए ओपन है। तो राजनीति में अगर आप हैं, पार्टी है, तो आप चुनाव लड़ेंगे ही। लेकिन इसमें जिसको सरकार बनाना है उसको तो गहन 5 साल राजनीति करना होगा ना, उसको गहन चिंतन, संगठन। बाबा साहब का तो पहला ही एजेंडा संगठन है। 14 साल उन्होंने चंदा मांगे, 54-58 खाली इमारत बनाने के लिए कि जहाँ बैठ के हम हमारे कार्यकर्ता काम करें। तो बहुत लंबे समय तक शासन में रहने के बाद जो है ना, यही दिक्कत होता है ना, संगठन के सबका घर ही ऑफिस बन जाता है। उसी तरह कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने राष्ट्रीय कार्यालय में कभी नहीं जाता है, सब घर में ही बैठ के पार्टी चला रहा है। अब तो हमारे दलित पिछड़ा लोग उत्तराधिकारी भी घोषित करने लगे, अब तो राजा हो गया, अब उत्तराधिकारी घोषित कर रहा है। तो दलित लोगों का जरूरत है नौकरी का, सुरक्षा का, स्वाभिमान का। आपने कांग्रेस के बारे में बताया, लेकिन हमने सवाल इस इंटरव्यू को जहाँ से शुरू किया था, फिर हम वहीं आगे इसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक उम्मीद लगाई जा रही थी कि आकाश आनंद के रूप में समाज को बहुजन समाज पार्टी एक नया नेता दे देगी, और ये 3 राज्यों का चुनाव उनके कंधों पर लड़ा गया, उनकी फेस वैल्यू पर लड़ा गया। छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश। तेलंगाना का चुनाव जरूर आर एस परवीन के फेस पर लड़ा गया, हालांकि खुद आर एस परवीन ने अच्छे वोट दिए, 40,000 से ज़्यादा वोट दिए, चुनाव हार के 3रे नंबर पर है। लेकिन आकाश आनंद के फेस पर चुनाव लड़ा गया। इससे पहले लोकल नेताओं को फेस पर चुनाव लड़ती रही है बसपा। आकाश आनंद को लोगों ने स्वीकार नहीं किया, इसका मतलब ये मान लिया जाए? प्राइमा फेसी तो यही लग रहा है। जनता त्रस्त है ना, दलित लोग भी त्रस्त है। तो त्रस्त है तो जो लग रहा है कि हमारा लेसर एनिमी है, जो कम शत्रु, उसी को वोट दे रहा है। जब आप इंटरेस्टेड नहीं है पॉलिटिक्स में, और आप ये मान के चलते हैं कि ये लोग जाएगा कहाँ, मुझे वोट देगा ही, ऐसा होता नहीं है कभी भी। राजनीति में ऐसा कभी नहीं होता है कि आपका ठेका आपने नहीं लिया हुआ है। मेरी बात समझ गए? तो आपके पास ना कोई एजेंडा है, ना मैनिफेस्टो है, खाली सबको बता दें प्रधानमंत्री बनना है। अरे प्रधानमंत्री बनोगे 272 सीट लाओगे तभी ना, नहीं तो कॉम्प्रोमाइज बनोगे। सारे पार्टी मिल के बनाएंगे, तो मिल के बनाएंगे तो आपका तो चलेगा नहीं, सब कॉमन मिनिमम एजेंडा आएगा, उस पर काम होगा। तो कोई इसका ब्लूप्रिंट है? अडानी पे क्या स्टैंड लेंगे, ब्लूप्रिंट है? आरएसएस और बीजेपी जिस तरह से दलितों पे, मुसलमानों पे हमले हो रहे हैं, उसका कोई ब्लूप्रिंट है? उसे कैसे संवाद करेंगे, कैसे उनसे भिड़ेंगे? कोई ब्लूप्रिंट नहीं है, खाली नेता बनना है। नहीं, उसमें एक बात और जोड़ देता हूँ, सारे हमारे दलित समाज ने अफीम चाट लिया है। जो आता है बिजनेस जो कर रहा है उसको भी नेता बनना है, जो टैक्सी चला रहा है उसको भी नेता बनना है, जो आईएएस ऑफिसर रिटायर हुआ उसको भी नेता बनना है, वकील जो है उसको भी नेता बनना है, प्रोफेसर जो है उसको भी नेता बनना है, सबको नेता ही बनना है, एमएलए एमपी बनना है। अरे पागली समाज हो चुका है। उत्तर प्रदेश में 425 सीट है, 545 लोकसभा, इतने ही लोग बन सकता है ना। और अपति खरपति तो हजारों लोग बन सकते हैं ना। किसी को सीए नहीं बनना है, किसी को हिस्टोरियन नहीं बनना है, किसी को वकील नहीं बनना है। वकील सबको देखिए जिनको अंग्रेजी बोल के जाके सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करके हाई कोर्ट का जज बनना चाहिए, वो भी झंडा लेके रोड पे कूद रहा है। तो कहाँ से जज लागो? ना वकील है, ना जज है, ना हिस्टोरियन है, ना सीए है, ना इकोनॉमिस्ट है, कुछ तो है ही नहीं। थिंक टैंक कहाँ है आपका? तो यहाँ पे सब अफीम चाट के थिंक टैंक बना हुआ है, आएगा गाली देगा,
हमको कहता है कि मैं इसका दलाल हूँ, उसका दलाल हूँ। कभी मेरे से अभी देखा नहीं, मेरा स्टाइल देखा नहीं है। ऐसे ऐसे नेता आते हैं ना, सल्यूट मारते हैं, इधर मारते हैं। तो आप प्रोफेसर रतनलाल साहब से हम इस बातचीत को यहीं कंप्लीट कर रहे हैं और जानने की कोशिश की 10-15 मिनट में हम लोगों ने कि कांग्रेस क्यों हारी, जबकि उम्मीद लगाई जा रही थी कि कम से कम 2-3 स्टेटों में कांग्रेस की सरकार बनेगी। अपनी वजह से हारी, अपनी वजह से हारी, अहंकार में हारी। बड़ा दिल दिखा करके वहाँ के क्षेत्रीय दलों को साथ में लेके और बीएसपी पॉलिटिक्स को लेकर सीरियस नहीं है, ये भी सुन लीजिए। ये बड़ी बात प्रोफेसर साहब ने कही कि बसपा जो है वो राजनीति को लेकर के सीरियस नहीं है। आकाश आनंद का फेस पर 3 राज्यों का चुनाव लड़ा गया, नकार दिया, गालीबाजों का स्वागत है। हाँ, और नकार दिया समाज ने कहीं ना कहीं आकाश आनंद को, बहन जी को। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव में वोट नहीं पड़ा, बहन जी के फेस पर चुनाव लड़ा गया, लेकिन जिन्होंने कहा कि उन्हीं की जाति चमार जाटव, उन्होंने उनको वोट तक नहीं दिया। बहुत सारी सीटों पर आप जाकर के देख सकते हैं 2022 में। अब मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ विचार करना होगा कि बहुजन समाज में एक बात और जो मैं कह रहा हूँ जी, बाबा साहब और तमाम ऐसे लोग अधिकार की लड़ाई लड़ते थे, और अधिकार से आपके बंडी भी लगे हुए हैं, है ना, मेरे भी जैकेट है। अब ये हालत कर दिया है दलित नेताओं ने, दलितों का, कि अब अधिकार छोड़ के खैरात 5 किलो अनाज पर जो है ना बात हो रही है, 1500 रुपये पे बात हो रही है। कोई एजुकेशन पे, नौकरी पे, व्यवसाय पर, इस पे बात नहीं हो रही, खैरात पे बात। ये इनका योगदान है, दलित नेताओं का योगदान ये है। कोई नौकरी नहीं है, कोई नेशनल पॉलिसी नहीं है, कोई इंटरवेंशन नहीं है, चुपचाप बैठे खाली चुनाव लड़ेंगे, हुक्का राम बनेंगे। हुक्मरान नहीं, हुक्का राम बनेगा ये सब। हाँ, ठीक कहा साहब ने कि सबको एमएलए एमपी बनना है, सबको सरकार बनानी है। सरकार बनेगी कैसे, पॉलिसी क्या, समाज कैसे बचेगा, समाज के पास पैसा कैसे आएगा, नौकरी कैसे बचेंगे, तमाम संसाधन कैसे बचेंगे, विचारने प्रश्न है। बसपा के बड़े नेताओं को सोचना चाहिए और कांग्रेस के बड़े नेताओं को भी। बसपा को ही क्यों, पूरे दलित, बस छोड़ दीजिए बसपा को, हमारे दलित समाज सोचे कि उनके बच्चों को नौकरियां मिलेंगी कि नहीं, शिक्षा मिलेंगी कि नहीं, उनकी सुरक्षा। हम दलित समाज से, हम किसी बसपा से नहीं बात कर रहे हैं, किसी कांग्रेस से बात नहीं कर रहे हैं जी। समाज सोचे कि उसकी सुरक्षा, उसकी गारंटी, उसके अधिकार कैसे बचेंगे। अगर खैरात में आपको जीना है, 5 किलो अनाज पे मजदूरी करना है, 10 साल के अंदर सब आप लोग के कोट पैंट उतर जाएंगे, टाई खाली गले में रहेगा, चड्डी पहन के खेत में आरएसएस बीजेपी वाला भेज देगा। और ये बातचीत जो मैं कह रहा हूँ, मैं जो बात कह रहा हूँ कि आकाश आनंद को नकार दिया, उसका बड़ा कारण है। बड़ा कारण यही है कि 3 साल से ज़्यादा का समय आकाश आनंद को छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में कैंपेनिंग करते हुए, लोगों से मिलते हुए, युवाओं के बीच में जाते हुए हो गया। लेकिन उसके बावजूद भी अगर मैं एक बात और बताऊं आपको कि राजस्थान में पिछली बार 6 सीट जीते थे और 4.2% वोट जो है वो मिला था। इस बार 190 सीट लड़े हैं, 2 सीट जीते हैं और मात्र 1.82 यानी पहले से आधे से भी कम वोट मिला है। मध्य प्रदेश की बात करें, पिछली बार 2 सीट मिले थे। ये मोमेंट जो चला रहे हैं, मोमेंट, हाँ। तो मोमेंट वाले लोगों से पूछो, हाँ। ये तुम्हारे एमएलए एमपी बीजेपी में क्यों चले जाते हैं? अगर जीत गए, 6 लोग जीते, फिर कांग्रेस में भागे, क्यों चले गए? क्या आइडियोलॉजिकल विचारधारा की पार्टी चल रही ना, तो पूछो कि वहां से हट कर निकलता आप बीजेपी में भाग जाता, तो यही विचारधारा से लाया होगा, कुछ और बात है। मोमेंट। तो यही सारी चीज़ें हैं। मध्य प्रदेश में पिछली बार 2 सीट जीते थे और 5.1% वोट मिला था। इस बार 178 सीट लड़े, 0 सीट आई हैं और 3.3% वोट मिला, यानी पिछली बार से लगभग 0.2% वोट कम। छत्तीसगढ़ में पिछली बार 2 सीट जीते थे, 3.9%, लगभग 4% वोट पड़ा था। इस बार 53 सीट लड़े, 2% वोट मिला, कोई सीट नहीं आई। वोट पिछली बार से आधा हुआ है और सीटें मात्र 2 रह गई, वो भी राजस्थान में। नेक्स्ट पीएम की तैयारी। तो अब प्रोफेसर साहब कह रहे हैं नेक्स्ट पीएम की तैयारी करें, लेकिन प्रोफेसर साहब को तो आदत है गाली खाने की। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि अरे ये ऐसे लोगों को देखो, ऐसा है ना, गैलीलियो को भी फांसी लगी थी, हाँ, ठीक है। ये समाज जिस दिन 10 साल ठहरो, अभी मैं अभी यंग हूँ, अभी 10-15 साल ठहर जाओ, इन सबको अकल बुद्धि आ जाएगी। जिनके आईएएस ऑफिसर बने ना, पीसीएस बने, उनके बेटे आजकल जो है ना, क्या बोलते हैं, ठेके पे नौकरी कर रहे हैं। लड़का नहीं मिल रहा शादी करने के लिए, जाके पता कर लीजिए, है ना, कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब कर रहे हैं। पेंशन हो गया खत्म, तो पेंशन की सबसे ज्यादा मार किस पे पड़ेगी? दलित पे पड़ेगी। पहला जनरेशन नौकरी वाला था। इस सब को अभी जो है ना, बीपी शुगर ठीक करेगा, सबका जो है ना तबियत इलाज करेगा आरएसएस बीजेपी वाला, बीजेपी वाला। तो आपको हमारी बातचीत कैसी लगी? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, कमेंट बॉक्स में जाइए और हमें कमेंट्स करिए। धन्यवाद।